सो स्टूडेंट्स, वी हैव बिगिन विद समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं। हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, फिर इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन वाली प्रोसेसेस को भी देखा। हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है ये भी हम लोगों ने जाना। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, उसका लोकेशन क्या है, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, लेफ्ट राइट लोकेशन, 5 प्राइम 3 प्राइम किसके कोडिंग स्ट्रैंड पे या टेम्पलेट स्ट्रैंड पे है, ये भी हमको पता चला। अब हमको क्या पढ़ना है कि बेटा जब आरएनए बनता है ना, आरएनए जब बनता है तब वो ना बोलते हैं कि वो तैयार आरएनए नहीं है। तैयार वाला आरएनए नहीं है। तैयार वाला आरएनए का मतलब क्या है कि जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप घर में बैठे हो, ओके, अगर आप घर में बैठे हो जनरली, और अगर आपको किसी बर्थडे पार्टी में जाना है किसी भी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है, तो आप घर के कपड़े पहन के जाओगे, ट्राउजर्स, ट्रैक पैंट्स, टी शर्ट्स, या घर में जो आपने पहना हुआ है वो आप घर में घर के कपड़े पहन के जाओगे। आपको फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है तो आपको मस्त तैयार होके जाना पड़ेगा। न तो बोलेंगे ये क्या है, किधर से उठ के आया है तू, घर से उठ के आया है, ऐसे पूछेगा ना वो। सो उसी तरीके से जो तुम्हारा आरएनए बनता है ना, जब तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ये वाला आरएनए जब बनता है, ये देखो ये वाला आरएनए जब बनता है, तो ये वाला आरएनए इमेच्योर आरएनए है, इमेच्योर। इसको हमको क्या करवाना पड़ेगा, इसको हमको मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये है मैच्योर आरएनए। समझ में आया? सो जो आरएनए हमारे यहाँ पे है, उसने कपड़े वपड़े नहीं पहने अच्छे खासे, वो तैयार नहीं है अभी। वो तैयार किसके लिए नहीं है? आरएनए हमेशा कौन सी प्रोसेस करता है प्रोटीन बनाने के लिए? कौन सी प्रोसेस करता है आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए? वेरी गुड खुशी, वेरी गुड, ट्रांसलेशन। यस। सो आरएनए को अगर मैं इस वाले आरएनए को उठाऊं, अगर मैं इस वाले आरएनए को उठाऊं और इसको बोलूं चल प्रोटीन बना, तो बना पाएगा क्या? बना पाएगा वो प्रोटीन? नहीं बना पाएगा। वैसे ही अगर मैं तुमको बोलूं कि चलो पार्टी जाते हैं, तो क्या तुम घर के कपड़ों में निकलोगे? नहीं निकलोगे। तुमको अच्छे वाले जो भी तुम्हारे रखे हुए रहेंगे, जो भी तुमने बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीदे रहेंगे, वो आप पहनोगे और उसके बाद में ही आप पार्टी में जाओगे। उसी तरीके से अगर आरएनए तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, वो अभी अभी जस्ट जन्मा है, जस्ट जन्मा हुआ है। यस, it is not going to produce the protein. Why? Because it is not ready. There is a reason why it is not ready. There is a reason why it is not ready. ठीक है, आप लोगों को जो आरएनए मिला हुआ है, आरएनए बना हुआ है, वो आरएनए के अंदर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ लिखा हुआ है, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। क्या आप लोग देख पा रहे हो ये चीजें? एक्सॉन इंट्रॉन कुछ तो लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ कुछ लिखा हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड कि कुछ कुछ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि एक्सॉन के बीच में, ये एक्सॉन है, ये एक एक्सॉन है, इसके बीच में कौन आ गया, फंस गया है? इंट्रॉन। ये एक एक्सॉन है, ये एक एक्सॉन है, इसके बीच में कौन आके फंस गया है? इंट्रॉन। मतलब हमेशा आपको दिखाई क्या देने वाला है कि एक्सॉन्स के बीच में इंट्रॉन होते हैं। अब आपको याद क्या रखना है कि एक्सॉन हमको काम की चीज है, एक्सॉन हमारे काम की चीज है, और इंट्रॉन बेकार चीज है, इंट्रॉन हमको नहीं चाहिए। मतलब से फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो घर के कपड़े हैं वो हमारे काम की चीज है, पर वो बाहर जाने के लिए काम की चीज है क्या? वो बाहर जाने के लिए काम की चीज है क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं बाहर जाने के टाइम पे? उसको उतार देते हैं और नए वाले कपड़े पहनते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? बट वो वाले कपड़े भी हमारे पास में होते हैं, घर वाले कपड़े। ऐसे थोड़ी होते कि हम जला के राख कर देते उस कपड़ों को, नहीं करते ना, हम लोग रख देते हैं वो कपड़े बाजू में। ठीक है, बेसिकली मुझे बोलना क्या है कि तुम्हारे आरएनए में एक्सॉन भी होता है, इंट्रॉन भी होता है, वापस एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन रहता है। बट हमारे काम वाली चीज कौन सी है? हमारे काम वाली चीज है एक्सॉन। इंट्रॉन का कोई काम धंधा नहीं है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इंट्रॉन को निकालना पड़ेगा, हाँ या ना?
हमको इंट्रॉन को निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? हमको सिर्फ एक्सॉन चाहिए, क्योंकि एक्सॉन ही वही है जो आगे जाके ट्रांसलेशन कर सकता है। एक्सॉन ही वही है जो आगे जाके तुम्हारा ट्रांसलेशन की प्रोसेस मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, आगे जाके प्रोटीन बना सकता है। इसलिए हमको एक्सॉन चाहिए, इंट्रॉन नहीं चाहिए। ठीक है, इंट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस। इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि किसी का लेक्चर चालू रहता है तो मैं बोलता हूँ कि डोंट इंटरवीन इन बिटवीन। Yes, don't intervene in between. What do you mean by intervening in between? Interrupting in between. What do you mean by interrupting in between? Disturbance, creating a disturbance in between. So intron क्या है? Disturbance है एक्सॉन के बीच का। समझ में आया? So intervening sequences तुम्हारे आरएनए में होते हैं जब वो बनता है। इंट्रॉन तुम्हारे आरएनए में होता है जब वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद में एकदम इमेच्योर स्टेज में बनता है। सो दिस इज द इमेच्योर एमआरएनए, और इस इमेच्योर एमआरएनए के अंदर तुमको क्या दिखाई देगा? एक्सॉन भी दिखाई देगा और इंट्रॉन भी दिखाई देगा। बट हमको कौन सा वाला चीज चाहिए? एक्सॉन चाहिए, इंट्रॉन चाहिए? बताओ चैट बॉक्स में, बताओ अभी कि अभी एक्सॉन चाहिए कि इंट्रॉन चाहिए? वी वांट एक्सॉन। Yes, we want exon. We want exon. We want exon. We don't want intron. Introns are intervening sequence, disturbing sequence. We don't want them. हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? इंट्रॉन को कट करेंगे। देखो, जैसे ही मैंने इंट्रॉन को कट कर दिया, जैसे ही मैंने इंट्रॉन को निकाल दिया एंजाइम की मदद से, मतलब मैं हाथ से निकाल नहीं सकता किसी भी चीज को। ठीक है, मैं हाथ से निकाल नहीं सकता किसी भी चीज को। ठीक है, सो एंजाइम की मदद से जब मैं इंट्रॉन को रिमूव करूंगा, इंट्रॉन को रिमूव करूंगा, इधर से एंजाइम से मैंने काट दिया, इसको काट दिया। अब क्या हो जाएगा? ये एक्सॉन और ये एक्सॉन जुड़ जाएगा, ये एक्सॉन और ए एक्सॉन जुड़ जाएगा, और हमको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3 ऐसे साथ में दिखाई देंगे, हाँ या ना? ठीक है, सो एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3 आपको दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? जब आप उसके बीच के इंट्रॉन्स को निकाल दोगे। सिंपल। और इंट्रॉन्स को कैसे निकाला जाएगा? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ओनली विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। यू कैन नॉट डू इट ऑन योर ओन। तुम लोग अपने हाथों से निकाल नहीं सकते, चिमटा काटा छुरी से निकाल नहीं सकते इंट्रॉन को बैठ के। वी नीड टू हैव एंजाइम्स ओवर देयर, और उस एंजाइम की मदद से हम लोग क्या करते हैं? तुम्हारे आरएनए का स्प्लाइसिंग करते हैं। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? कि इंट्रॉन को बीच बीच में से निकालो। स्प्लाइसिंग ऑफ द आरएनए टेक्स प्लेस। यस, स्प्लाइसिंग ऑफ द इंट्रॉन्स टेक्स प्लेस। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये वर्ड आप प्लीज याद रखो। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स कोई बोलेगा नहीं आज के तारीख में। स्प्लाइसिंग ऑफ द इंट्रॉन्स ये राइट वर्ड है। इज दैट क्लियर? स्प्लाइसिंग ऑफ द इंट्रॉन्स, इज दैट क्लियर एवरीवन? स्प्लाइसिंग ऑफ द इंट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? रिमूविंग द इंट्रॉन्स फ्रॉम योर इमेच्योर mRNA। समझाए सबको? मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि सबके दिमाग में एक एक चीज घुसे। ठीक है, तो हमारे पास में जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस खत्म हो जाती है, हमारे पास में एक एमआरएनए होता है। वो एमआरएनए का नाम होता है मैसेंजर आरएनए। बट ये एमआरएनए जो है वो इमेच्योर है। इमेच्योर है का मतलब क्या है? कि इसके अंदर एक्सॉन तो है, बट उसके बीच बीच में इंट्रॉन्स भी है। अब ये जो इंट्रॉन्स है वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको एक्सॉन ही चाहिए। क्यों एक्सॉन चाहिए? बिकॉज एक्सॉन के मदद से ही हम लोग आगे की ट्रांसलेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। अगर उसके बीच में इंट्रॉन रहेगा तो वो प्रोसेस नहीं होगी। समझ में आया? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अच्छे से बताना ही चाहूं कि इंट्रॉन और एक्सॉन होता क्या है। आप लोगों ने न्यूक्लियोटाइड्स और नाइट्रोजन बेसिस तो पढ़ा हुआ है, यस और नो? कौन से नाइट्रोजन बेसिस होते हैं तुम्हारे आरएनए के अंदर? बता दो। यस, कौन से होते हैं? AUGC, वेरी गुड। AUGC मतलब एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन एंड साइटोसिन। ये चार ही तुम्हारे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। थाइमिन होता है क्या? होता है क्या थाइमिन? नहीं होता है ना।
अब मैं तुम लोग को जो चीज बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स कंसिडर कि ये जो आरएनए है वो आगे जाके हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बनाने वाला है। किसका प्रोटीन बनाने वाला है चुन्नू मुन्नूस? हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बनाने वाला है। तो लेट्स कंसिडर कि इसके हीमोग्लोबिन के प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास में कौन सा आरएनए होना चाहिए, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ए यू सी सी ए जी सी, मैं कुछ भी लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए तुम्हारा हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बनाने के लिए। अगर मैं A C C C A G C लिखूंगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा क्या? एक भी न्यूक्लियोटाइड अगर मैं चेंज करूं, नाइट्रोजन बेस अगर मैं चेंज करूं, तो वहां पे हीमोग्लोबिन बनने वाला है? नहीं बनेगा। मतलब मुझे ये स्ट्रिक्टली यही चाहिए। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर घर को मुझे लाल कलर ही लगाना है तो मैं लाल ही कलर लगाऊंगा, मैं हरा भूरा काला नीला पीला नहीं लगाऊंगा। इतना सिंपल है वो, कि अगर मुझे हीमोग्लोबिन का प्रोटीन चाहिए तो मेरे आरएनए के ऊपर यही ऐसे ही इसके रेंज में ही सीक्वेंस होना चाहिए। मतलब AUCC AGC ऐसा ही होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहा हूँ। हीमोग्लोबिन का प्रोटीन के लिए जो जीन होती है वो ऐसे नहीं होती है। सो डोंट बी अंडर इंप्रेशन कि हाँ सर ने हीमोग्लोबिन का कुछ बताया। नो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो एक्सॉन में यहाँ पे ए था, यहाँ पे यू था, यहाँ पे सी था, ठीक है। फिर यहाँ पे सी था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे जी था, और यहाँ पे सी था, ठीक है। और बीच में मैं डाल देता हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल यू यू ए। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, वेट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं यू यू ए ए सी यू। अब मुझे तुम लोग बताओ कि अगर अगर मैं ऐसे वाले एमआरएनए को उठाऊंगा और उसको बोलूंगा चल हीमोग्लोबिन बना, तो बन सकता है? बन सकता है। उठाऊंगा तो बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि इसके बीच में क्या है, अनाप शनाप सीक्वेंसेस है, यू ए अनाप शनाप कुछ भी है इसके बीच में, ए सी यू। हमको चाहिए क्या ये ए सी यू हमको चाहिए इसके बीच में? नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले चीज को निकाल के फेंक दूंगा, एंजाइम की मदद से निकाल कर फेंक दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन एक्सॉन को जोड़ दूंगा इसी लाइन में, ए यू सी सी ए जी एंड सी। तो क्या तुम्हारा अब हीमोग्लोबिन बन सकता है? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यस। अब समझा सबको कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा था, कि एक्सॉन काय को चाहिए, इंट्रॉन काय को नहीं चाहिए, एक्सॉन को जोड़ने के बाद में कैसा तुम्हारा आगे जाके प्रोटीन बन सकता है किसी भी प्रकार का ट्रांसलेशन करके। अब समझ में आया सबको? यस। ओके। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट वी शुड रिमेम्बर, कि जब हमारा एमआरएनए प्रोसेसिंग हो रहा है, एमआरएनए का प्रोसेसिंग हो रहा है, मतलब क्या है कि उसका अंदर का इंट्रॉन काट दे दो, कट करो इंट्रॉन उसके बीच का, एक्सॉन को जोड़ दो। और जैसे ही एक्सॉन को जोड़ो ना, आपको यहाँ पे एक कैप लगाना पड़ता है, और आपको इस एमआरएनए को टेल लगाना पड़ता है, ठीक है। कैप हमेशा 5 प्राइम पोजीशन पे लगेगा, और टेल हमेशा 3 प्राइम पोजीशन पे लगेगा। और टेल हमेशा ए की होगी। मतलब कितने सारे ए है देखो,
कितने सारे ए है, कितने सारे ए है, तो ये सारे ए जो है वो लग गए हैं और इसी वजह से इसको नाम क्या दे दिया, पॉली ए टेल। अब समझा कि जब तुम्हारा आरएनए की प्रोसेसिंग होती है तो सिर्फ तुम्हारा इंट्रॉन ही निकलता है ये जरूरी नहीं है, इंट्रॉन तो निकलेगा ही, इंट्रॉन तो निकलना चाहिए, बिकॉज इंट्रॉन इज फालतू सीक्वेंस, हमको नहीं चाहिए आलतू फालतू सीक्वेंस। हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ एक्सॉन चाहिए, हमको सिर्फ एक्सॉन चाहिए, हमको सिर्फ एक्सॉन चाहिए। तो ये एक्सॉन 1 2 3 लाइन में लग गए, बट ये लगने के साथ में ही इसके 5 प्राइम पे एक कैप सीक्वेंस लगता है और 3 प्राइम के ऊपर एक टेल सीक्वेंस लगता है, और टेल सीक्वेंस हमेशा कौन सा होता है, पॉली ए टेल। अब समझा सबको, ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स, कम ऑन एवरीवन। ठीक है, एक्सॉन जुड़ गए, इंट्रॉन हट गए, और उसी के साथ में जब आरएनए की प्रोसेसिंग हो गई लास्ट में जाके, तब हमने क्या लगा दिया, एक टोपी लगा दी और एक पूंछ लगा दी। टोपी 5 प्राइम पे लगा दी और टेल जो है पॉली ए की वो 3 प्राइम पे लगा दी। अब सबको समझा, मतलब पूरी तरह से आरएनए तुम्हारा सज धज के तैयार है। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए आरएनए तैयार है, बता दो, शादी करने के लिए, नो, आरएनए तैयार है तुम्हारा ट्रांसलेशन करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, ताकि आरएनए आगे जाके तुम्हारा किसी भी प्रकार का प्रोटीन बन सके। ठीक है, सबको वन लास्ट टाइम से यो इन द चैट बॉक्स एवरीवन, कम ऑन, वेरी गुड। अब क्या करते हैं, अब इसको टेक्स्ट बुक में से पढ़ते हैं, जितना भी हमने सीखा हुआ है वो सारी चीजें हम अभी इसमें से पढ़ने वाले, टेक्स्ट बुक में से पढ़ने वाले हैं। ओके, एक बार हमने टेक्स्ट बुक की चीजें देख ली, आप लोगों को पूरी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी, क्रिस्टल क्लियर। चलो, मैंने क्या क्या बताया, मैं ओके, अनट्रांसलेटेड, ओके, ये पीयूष हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे अनट्रांसलेटेड रीजन को, वो सब कुछ हम लोग करने वाले हैं, बट हाल फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि जितना मैंने समझाया वो एक एक डिटेल आपको समझ में आई। अमेय, इंट्रॉन को रिमूव करने वाले एंजाइम का नाम क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट जितना मैं चाहा उतना समझ में आया, क्योंकि वो बेसिक है जो मैंने सिखाया, वो हम डिटेल में अभी तक नहीं गए हैं बेटा, वी विल गो इन द डिटेल्स राइट नाउ, पर जितना सिखाया उतना एकदम क्रिस्टल क्लियर क्रिस्प होना चाहिए, बिकॉज वो नहीं समझा ना बेसिक्स, तो तुमको ये डिटेल्स समझ सकते हो इस दुनिया में अगर ये समझ गया तो। ठीक है, चलो, अब क्या करते हैं, फटाफट से इस चीजों को समझते हैं, फटाफट से मैं पढ़ते जाऊंगा, आप लोग समझते जाना और मैं समझाते भी जाऊंगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, ईच ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मतलब जितना लेंथ ऑफ द डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है उसका नाम क्या होता है, चुन्नू मुन्नूस, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अंडरलाइन एमसीक्यू, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ईच ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसके अंदर क्या क्या होता है, प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होती है, टर्मिनेटर होता है। ठीक है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं स्ट्रक्चरल जीन के अंदर जिसमें ये फीचर्स होते हैं, एक का नाम है प्रमोटर, एक का नाम है तुम्हारा टर्मिनेटर, और एक का नाम है स्ट्रक्चरल जीन। ना, प्रमोटर जो होता है वो हमेशा कहां पे होता है, टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, दैट इज अपस्ट्रीम, मैंने ऑलरेडी ये बोल दिया है। ठीक है, इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। जब मैं एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज का पॉलीमरेज की बात करता हूँ तो थोड़ा इज्जत से बात करता हूँ आरएनए पॉलीमरेज के नाम को, बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज ये जो एंजाइम है इसका पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड करता है चुन्नू मुन्नूस, ये बाइंड करता है तुम्हारे स्पेसिफिक प्रमोटर के ऊपर, मतलब कोई भी गैरा गैरा प्रमोटर के ऊपर बाइंड करके करेगा नहीं, वो स्पेसिफिक प्रमोटर सीक्वेंस के ऊपर बाइंड करेगा, और वहां से तुम्हारा क्या चालू हो जाएगा, वहां से तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चालू हो जाएगी। अब जब तुम्हारी प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की जब बात आती है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरियल सेल में जब ट्रांसक्रिप्शन की बात आती है, बैक्टीरियल प्रोटीन्स को जब बनाने की बात आती है, सॉरी बैक्टीरियल आरएनए को जब बनाने की बात आती है, तब उसके प्रमोटर ना
उसका प्रमोटर डायरेक्टली तुम्हारे डीएनए के तब उसका आरएनए पॉलीमरेज जो है ना वो डायरेक्टली तुम्हारे प्रमोटर पे नहीं लगता है। आई एम रिपीटिंग दिस वन मोर टाइम, प्लीज लिसन टू मी। मैंने कहा कि जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तब तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज जो वो डायरेक्टली जाके प्रमोटर पे बैठ जाता है, डायरेक्टली जाके। मतलब मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं कैसे दे सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, अपने आप से आराम से कर सकते हो, बिकॉज वी हैव आईज, वी हैव द सेंस ऑर्गन्स, वी कैन डू इट वेरी नाइसली। बट इफ यू आर ब्लाइंड, will you able to cross that road very easily without the help of any other person? Is it possible? बताओ। नहीं पॉसिबल है ना, हमको किसी की तो जरूरत लगेगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास में डॉग होगा जो ट्रेंड होगा इस चीज को करने के लिए, तो डॉग की मदद से हम लोग कर सकते हैं। या तो हमारे पास में हमारा कोई केयर टेकर होगा तो वो केयर टेकर की मदद से कर सकते हैं। उसी तरीके से उसी तरीके से हमारे प्रोकैरियोटिक तुम्हारा सेल जो है उसके अंदर का जो आरएनए पॉलीमरेज है ना वो ऐसा ही अंधा तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज का एंजाइम है। उसको प्रमोटर दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज उसके पास में सिग्मा फैक्टर नहीं है। जैसे हमको रास्ता दिखेगा ही नहीं, अगर हम अंधे रहेंगे तो हमको रास्ता दिखेगा ही नहीं, तो हमारी आंखें बनकर वहां पे कौन आएगा? कोई एक इंसान जो हमको रास्ता क्रॉस करने में मदद करेगा। वैसे ही सिग्मा फैक्टर नाम का एक फैक्टर होता है, वो सिग्मा फैक्टर तुम्हारे आरएनए पॉलीमरेज के साथ में जब जुड़ जाएगा तब जाके वो तुम्हारे प्रमोटर सीक्वेंस के ऊपर बैठ सकता है। जिसको जिसको समझा ड्रॉप अ हार्ट इन चैट बॉक्स, कम ऑन। तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या डिफरेंस है चुन्नू मुन्नू? डिफरेंस ये है कि तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल में कोई सिग्मा फैक्टर की जरूरत नहीं है। कोई सिग्मा फैक्टर की जरूरत नहीं है तुम्हारे आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के साथ में चिपकने के लिए। कोई जरूरत नहीं है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज आएगा, अचानक से जाके तुम्हारा प्रमोटर को देखेगा और बैठ जाएगा वहां पे। Yes, in case of eukaryotic cell, but in case of prokaryotic cell, उसको समझेगा ही नहीं कि प्रमोटर है किधर। समझेगा ही नहीं उसको प्रमोटर है किधर। जब उसके पास में सिग्मा फैक्टर चिपक जाएगा ना उसको अकल आ जाएगी कि अरे इधर है ना प्रमोटर, ओके ओके मैं आके यहाँ पे आके बैठता हूँ। अब समझा सबको? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यही डिफरेंस है, बाकी पूरी प्रोसेस सेम टू सेम, फुल प्रोसेस सेम टू सेम, सिर्फ इधर ही डिफरेंस है। देखो अगर मैं तुमको डायग्राम के रूप में समझाने की कोशिश करूं तो बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा डीएनए का सैंपल है, ये डीएनए है। मैं डबल स्टैंडर्ड जानबूझ के नहीं बना रहा हूं, मैं सिंगल स्टैंडर्ड ही बनाता हूं, चलो ठीक है। इधर तुम्हारा प्रमोटर होता है, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर प्रमोटर है अपस्ट्रीम रीजन के ऊपर, ओके। अब ये रहा तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा कौन? ये रहा तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। अगर ये यूकैरियोटिक सेल की बात होती है तो वो डायरेक्टली आके तुम्हारे प्रमोटर के ऊपर बाइंड करेगा, डायरेक्ट। बट जब बात प्रोकैरियोटिक सेल की होती है तो उसके पास में आकर एक सिग्मा फैक्टर नाम का फैक्टर उसको चिपकेगा। पहले आरएनए पॉलीमरेज को आकर सिग्मा फैक्टर नाम का एक फैक्टर चिपकेगा और तब ये दोनों मिलकर किसको जाके चिपकेंगे? प्रमोटर को। और जैसे ही तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके चिपक जाएगा तुम्हारा सिग्मा फैक्टर उसमें से निकल जाएगा। समझ में आया? समझ में आया सबको? आरएनए पॉलीमरेज खुद ब खुद तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल में कभी आकर प्रमोटर पर नहीं बैठता है। उसको किसकी जरूरत लगती है? उसको लगती है सिग्मा फैक्टर की जरूरत। यही लिखा हुआ है तुम्हारे इसके अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स the enzyme recognizes the promoter by its sigma factor subunit। उसके पास में सिग्मा फैक्टर सब यूनिट होता है, तभी जाके वो तुम्हारा प्रमोटर को सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। वरना वो बोलेगा कि ये मुझे पता ही नहीं कि प्रमोटर किधर है। समझ में आया?
क्लियरली समझा? तो वो तुम्हारे एक अंधे इंसान की तरह है कि जिसके पास में आंखें ही नहीं है, कि वो प्रमोटर देख ही नहीं पाएगा। यस, वो गाड़ियां देख ही नहीं पाएगा, वो गाड़ियां उसको उड़ाकर चली जाएंगी वो अंधे इंसान को। तो इसीलिए इसीलिए उसके पास में कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो उसको रास्ता दिखा सके कि भाई साहब आपको इस डायरेक्शन में जाना है, ना कि लेफ्ट ना कि राइट, आपको सीधा जाना है। यस, सो विच मीन्स व्हाट कि अगर प्रमोटर को दिखाना है तो वहां पे आरएनए पॉलीमरेज के पास में सिग्मा फैक्टर होना चाहिए, तभी जाके वो तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर के ऊपर बाइंड कर सकता है। बट ये सिर्फ केस किस में होता है? ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, यूकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का जो तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज है उसके पास में आंखें हैं, वो जाके आराम आराम से तुम्हारे प्रमोटर पे बैठ सकता है। इज दैट क्लियर? Drop a heart in the chat box. Come on. ओके, ना प्रमोटर का बात तो समझ में आ गई। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे कैसे बाइंड करेगा यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में, ये भी समझ गए। अब क्या समझना है कि स्ट्रक्चरल जीन, इसमें क्या होता है? बट ऑब्वियसली तुम्हारा डीएनए होता है। डीएनए में कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। उसकी पोलैरिटी कैसी होती है? ऑपोजिट होती है, मतलब डीएनए एंटी पैरेलल है। ठीक है। अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कैटलाइज करता है। कैटलाइज करता है मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करता है पॉलीमराइजेशन की। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या बच्चों लोग? आरएनए के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन बोल रहे हैं, बिकॉज आरएनए इज अ पॉलीमर। न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर आते जाएंगे और आरएनए नामक पॉलीमर बनते जाएगा। अब आरएनए का जो सिंथेसिस है स्टूडेंट्स, इट इज हैपनिंग इन विच डायरेक्शन? इट इज ऑलवेज हैपनिंग इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। मतलब ऐसे आरएनए इस डायरेक्शन में बनेगा, बट बन किसके ऊपर रहा है स्टूडेंट्स? 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट। अब समझा? अब समझा मैंने बेसिक्स क्यों सिखाया था? बनेगा कैसे? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। बट किस पे बनेगा? टेम्पलेट पे बनेगा, और टेम्पलेट क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या है यहाँ पे, वो पढ़ते हैं। सो यहाँ पे चीजें लिखी है। स्ट्रक्चरल जीन्स, 2 strands of DNA have opposite polarity. DNA dependent RNA polymerase catalyzes polymerization in 5 prime to 3 prime direction. So the DNA strand having 3 prime to 5 prime polarity act as a template strand. देखो 3 prime to 5 prime labeling, देखो template strand. Yes, DNA having 5 prime to 3 prime polarity is complementary to template strand. हमको तो पता ही है कि 5 प्राइम 3 प्राइम जो रहता है वो तुम्हारे 3 प्राइम 5 का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हारे डीएनए के 3 प्राइम के ऊपर ए है तो 5 प्राइम के ऊपर टी होगा, और उसके ही जगह पे तुम्हारे आरएनए के ऊपर क्या होगा? यू। समझा? समझा? क्यों ऐसे होगा? बिकॉज द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस इन द स्ट्रैंड इज सेम एज एन आरएनए वेयर थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। इंपॉर्टेंट, हमेशा थाइमीन इस किसके साथ में रिप्लेस हो जाता है? यूरासिल के साथ में रिप्लेस हो जाता है इन केस ऑफ आरएनए। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड की तरह ही उसका आरएनए का पूरा लेबलिंग्स रहेंगे, पर उसके ऊपर जहां जहां पे थाइमीन आएगा तुम्हारे डीएनए के ऊपर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डीएनए के ऊपर, डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर, उसी तुम्हारे 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए के ऊपर क्या हो जाएगा? थाइमीन के जगह पे यूरासिल। किसको किसको समझ में आ रहा है या दिमाग के ऊपर से जा रहा है बता दो जरा चैट बॉक्स में। कम ऑन एवरीवन।
अंडरस्टूड एवरीवन? ओके फाइन. ओके, नाउ इट इज द एक्चुअल कोडिंग स्ट्रैंड. ये क्या है? ये एक्चुअल कोडिंग स्ट्रैंड है. ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है. The information on this strand of DNA is copied on mRNA. This is called as sense strand. तो sense strand क्या हो गया बच्चों लोग? कोडिंग स्ट्रैंड को ये sense strand बोलेंगे. क्यों? Because same information कॉपी हो रही है ना तुम्हारे mRNA के ऊपर. सेम information. कुछ भी चेंज हुआ? सिर्फ थाइमिन के जगह पे यूरासिल लगा. सिर्फ थाइमिन के जगह पे यूरासिल लगा. बाकी कुछ चेंज हुआ? कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर अगर ATGC ऐसा है तो तुम्हारे आरएनए के ऊपर क्या होना चाहिए? AUGC. तो चेंज क्या हुआ? A सेम है, G सेम है, C सेम है, सिर्फ T के जगह पे क्या लग रहा है? U लग रहा है. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? तो अगर सेम सेम है तो वो सेंस बनाएगा, इसलिए उसको सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? टर्मिनेटर कहां पे लगा रहता है? 3 प्राइम एंड. किसके 3 प्राइम एंड पे? कोडिंग स्ट्रैंड. मतलब कहां पे? डाउनस्ट्रीम रीजन. मार्क करो, मार्क करो. टर्मिनेटर क्या डिफाइन करता है? कि यहाँ पे तुम्हारी ट्रांसक्रिप्शन नामक प्रोसेस खत्म हो जाएगी. ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे जाके एंड हो जाएगा. ठीक है, अब एग्जैक्टली क्या होता है वो प्रोसेस को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. आफ्टर बाइंडिंग टू प्रमोटर, कौन? आरएनए पॉलीमरेज तुम्हारे प्रमोटर को जो बाइंड करता है ये तुम्हारे डीएनए के ऊपर मूव करते रहता है, और मूव करने के साथ साथ लोकल अनवाइंडिंग करता है. आप लोगों ने कभी ये सुना लोकल एनेस्थेशिया? कभी सुना ये वर्ड? आप लोग डॉक्टर्स बनने वाले हो, एमबीबीएस के एग्जाम देने वाले हो, नीट का एग्जाम देने वाले हो, आपको लोकल एनेस्थेशिया नहीं पता? यस, क्या होता है जरा बता दो जिसको पता है लोकल एनेस्थेशिया. पीयूष बोल रहा है कि मुझे पता है लोकल एनेस्थेशिया मतलब क्या है. बताओ. ओके, जस्ट ओनली हर्ड वंस. फाइन. ओके, जस्ट ओनली हर्ड द वर्ड. ओके, बट पता नहीं है क्या है. ओके, सो बेटा there are two types of anesthesia. There are two types of anesthesia. One is called as local anesthesia and the other one is called as complete anesthesia. So what is local anesthesia and complete anesthesia? जब मुझे let's say for example अगर मेरे टूथ में कैविटी है, ओके, मेरे टूथ में कैविटी है और मुझे वहां का टूथ को निकालना है, मैं पूरी बॉडी को सुन कर दूंगा क्या? पूरी बॉडी को मैं नम कर दूंगा, सुन कर दूंगा? नहीं ना. पागल बोलेंगे लोग मुझे कि एक दांत ही तो निकालना था, तो पूरी बॉडी को सुन करने की जरूरत क्या थी? पूरी बॉडी को सुलाने की क्या जरूरत थी? पूरी बॉडी बॉडी को एनेस्थेशिया देने की क्या जरूरत थी? मैं सिर्फ उस जगह पे एनेस्थेशिया दूंगा, मतलब मेरे जबड़े के यहाँ पे, या फिर मेरे जॉ बोन के यहाँ पे, या फिर मेरे मेरे जो मैक्सिला मैंडिबल वाला जो एरिया है, अपर एंड लोअर जॉ वाला जो एरिया, सिर्फ वहां पे मैं दूंगा एनेस्थेशिया, बिकॉज उसी वही एरिया पेन करने वाला है किसी भी पेशेंट का. यस और नो? सो दैट इज कॉल्ड एज लोकल एनेस्थेशिया. जब मैं बोलता हूँ कि आई एम गोइंग टू गिव द कंप्लीट बॉडी एनेस्थेशिया, व्हिच मींस व्हाट? कि मुझे पूरा बॉडी में एनेस्थेशिया चाहिए. मेरी पूरी बॉडी जो है वो बधिर होनी चाहिए, नंब होनी चाहिए. NUMB, नंब. नंब का मतलब क्या है? मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं करनी चाहिए कोई भी, मैं कुछ भी काम करूंगा तो. अगर मुझे मेरे हार्ट का ऑपरेशन करना तो आई नीड टू गिव दिस कंप्लीट बॉडी एनेस्थेशिया. अगर मुझे ब्रेन का ऑपरेशन करना है, अगर मुझे किडनी का ऑपरेशन करना है, आई हैव टू गिव द कंप्लीट बॉडी एनेस्थेशिया. मैं सिर्फ लोकल एनेस्थेशिया पे काम नहीं करवा सकता. समझ में आया? समझ में आया? देखो, एक नई चीज आप लोगों को पता चली आज के लेक्चर में कि लोकल एनेस्थेशिया और कंप्लीट बॉडी एनेस्थेशिया क्या होता है ना. अब मैं आप लोगों को चीजें बताने वाला, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा इतना बड़ा डीएनए है जिसके ऊपर तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है. इतना डीएनए है. अब ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है? सिर्फ यहाँ पे, इसी लोकेशन पे. तो इधर वाला डीएनए खुलना चाहिए, हाँ ना, हाँ या नहीं? इधर वाला डीएनए खुलना चाहिए, हाँ क्या नहीं?
है ना? ये वाला डीएनए खोलकर कुछ करूंगा क्या मैं? नहीं। ये वाला डीएनए कुछ खोलकर कुछ करूंगा क्या मैं? नहीं। तो जिधर मेरा ट्रांसक्रिप्शन होगा, इधर मेरा लोकल अनवाइंडिंग होगा। लोकल अनवाइंडिंग होगा मतलब यहाँ पे मेरा आरएनए बनेगा। देखो ये आरएनए बन के नीचे लटक रहा है। अब यहाँ पे तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ये वाला डीएनए खुलेगा। फिर यहाँ पे इसके आगे वाला डीएनए खुलेगा। फिर उसकी मतलब क्या है कि जब जब तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे बढ़ेगा, उधर उधर वाला डीएनए खुलता जाएगा। समझ में आया? सो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल अनवाइंडिंग। अब समझा? मतलब मुझे जिधर काम करना है उधर का ही डीएनए खोलो ना, पूरा दुनिया भर का डीएनए क्यों खोलना है? मुझे इधर काम करना तो मैं इधर का डीएनए खोलूंगा, मुझे उधर काम करना तो मतलब एकदम स्पेसिफिक जगहों का डीएनए खुलते जाएगा। स्पेसिफिक जगहों का डीएनए खुलते जाएगा का मतलब क्या है? अनवाइंड होते जाएगा। जो कॉइल्ड स्टेट में रहता है वो अनकॉइल्ड स्टेट में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हो? सो इसलिए यहाँ पे वो वर्ड लिखा है लोकल अनवाइंडिंग। कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता कि लोकल अनवाइंडिंग क्या है। सिर्फ रट्टा मारते लोकल अनवाइंडिंग लोकल अनवाइंडिंग लोकल, बट क्या लोकल अनवाइंडिंग, किसका लोकल अनवाइंडिंग, काय को करने का लोकल अनवाइंडिंग, क्यों पूरा का पूरा डीएनए अनवाइंडिंग होता है एक साथ में? बिकॉज हमको सिर्फ उधर ही काम करना है। क्यों खाली पीली पूरा डीएनए को बर्बाद करते बैठो? क्यों पूरे डीएनए को खोलते बैठो? We just want that particular position to be open for the reaction to happen, for the transcription to happen. इसीलिए उधर का ही डीएनए अनवाइंड होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स। अमेजिंग इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। प्लीज लेट मी सी इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट। चलो इसी के साथ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आफ्टर बाइंडिंग टू प्रमोटर, कौन बाइंड कर रहा है बच्चों लोग प्रमोटर के ऊपर? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जब तुम्हारे प्रमोटर को बाइंड करेगा, वो तुम्हारे डीएनए के ऊपर मूव करते जाएगा और लोकल अनवाइंडिंग होगा। उसी में डीएनए का डुप्लेक्स जो है, इसमें दो चेन्स होते हैं, वो खुलते जाएंगे और वहां पे तुम्हारा जीन एक्सपोज हो जाएगा। जीन एक्सपोज हो जाएगा का मतलब क्या है? कि तुम्हारे ऐसे ये जो डीएनए है, लेट्स से फॉर एग्जांपल AUG व्हाटएवर डीएनए इज, उसके ऊपर तुम्हारा क्या लगते जाएगा? उसके ऊपर तुम्हारा आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स लगते जाएंगे। ए के सामने यू आएगा, जी के सामने सी आएगा, यू के सामने ए आएगा, सी के सामने जी आएगा, वापस ए के सामने यू आएगा। ये कॉन्स्टेंटली लगने की वजह क्या है? बिकॉज जीन वहां की खुल गई है, ताकि वहां पे नए नए न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो सके? ऐड हो सके। समझ पा रहे हो सब लोग? यस चुन्नू मुन्नूस? Exposed ATCG bases project into nucleoplasm. Only one strand functions as template. Only one strand लिखा है यहाँ पे। Antisense strand जो है वो तुम्हारे template की तरह काम करेगा। दूसरा वाला complementary strand जो है वो कुछ काम नहीं करने वाला है, वो तुम्हारा coding strand होता है। The ribonucleoside triphosphate joins to bases of DNA template chain as transcription proceeds. The hybrid DNA RNA molecule dissociates and makes mRNA molecule free. अब ये तुम लोग को पॉइंट नहीं समझ में आएगा कि जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन आगे आगे बढ़ते जाता है, तुम्हारा एक पॉइंट ऐसे आ जाएगा कि डीएनए और आरएनए के बीच में एक हाइब्रिड फॉर्म होगा। हाइब्रिड मतलब समझते तुम लोग? हाइब्रिड मतलब समझते हो? व्हाट इज अ हाइब्रिड? यस बोल दो, हाइब्रिड का मतलब क्या है? बता दो हाइब्रिड का मतलब क्या, फटाफट। व्हाट इज अ हाइब्रिड? यस वेरी गुड, सुशील ने बराबर आंसर दिया। दो चीजों को मिलाकर एक नई चीज बनती है। मतलब क्या बेसिकली, कि अगर मेरे पास में गोल्डन रिट्रीवर का कुत्ता है, अगर मेरे पास में लैब्राडोर है, तो मैं गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर के कुत्ते के साथ में ब्रीडिंग करवाऊंगा और मैं एक हाइब्रिड बनाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज लैब रिट्रीवर। सुना रहेगा ना आप लोगों ने, मिक्स ब्रीड। मेरे पास में मिक्स ब्रीड का कुत्ता है, मतलब क्या है कि मेरे पास में दो कुत्ते का फ्यूजन है। ठीक है, कथक भी आज लोग करते हैं, लोग तुम्हारा बॉलीवुड भी करते हैं, और आजकल बॉलीवुड कथक भी आ गया है।
यस, व्हाट इज बॉलीवुड कथक? बॉलीवुड कथक इज नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ द बोथ, मतलब आधा इसका लिया आधा उसका लिया, ठीक है। जब मैं कहता हूं हाइब्रिड डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल, मतलब एग्जैक्टली क्या, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। इस वाले पोर्शन में क्या आप लोग डीएनए और आरएनए दोनों चीजों को एक साथ पा रहे हो? देखो पर्पल कलर का मैंने डीएनए भी आरएनए भी बनाया है और रेड कलर का मैंने डीएनए भी बनाया है, डीएनए का स्ट्रैंड। तो क्या आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ मौजूद हैं, एक साथ अवेलेबल है? तो क्या हमको आइसा वाला चाहिए क्या, डीएनए आरएनए का कॉम्बिनेशन चाहिए क्या? नहीं ना, हमको प्योर आरएनए चाहिए, प्योर आरएनए चाहिए जिसमें डीएनए का कोई भी अंश ना हो, जिसमें डीएनए का कोई भी हिस्सा ना हो। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करेंगे। डिसोसिएट करेंगे का मतलब क्या है कि तुम्हारे डीएनए आरएनए के बीच का बॉन्ड तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद में हमको क्या मिलेगा, सिर्फ आरएनए मिलेगा, सिर्फ आरएनए। अब समझा सबको? आरएनए को नहीं तोड़ रहे हैं, डीएनए आरएनए के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उसको तोड़ रहे हैं। समझ में आया? समझ पा रहे हो? जिसको जिसको समझा जस्ट से यू इन द चैट बॉक्स एवरीवन। ओके, ये पॉइंट मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक बार वापस से ध्यान से सुनो, ठीक है बेटा? जो तुम्हारा डीएनए है उसके कौन से स्ट्रैंड पे तुम्हारा आरएनए बनने वाला है, सुशील बता दो जरा। डीएनए के कौन से स्ट्रैंड के ऊपर तुम्हारा आरएनए बनता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बनता है, कोडिंग स्ट्रैंड पे बनता है? ओके, सो ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये हमारे डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो मैं इस पे आरएनए बनाऊंगा, और अब जब मैं इस पे आरएनए बनाऊंगा तो टी है स्टार्टिंग में, तो टी के सामने क्या लगेगा बता दो? आरएनए में ए लगेगा, ठीक है। सी के सामने क्या लगेगा? जी लगेगा। ए के सामने क्या लगेगा? यू लगेगा। मतलब बेसिकली ये लगने वाला है, टी के सामने ए, सी के सामने जी, ए के सामने यू, जी के सामने सी, टी के सामने ए, ये लगने वाला है, हाँ या ना? तो ये रहा तुम्हारा डीएनए का स्ट्रैंड और ये रहा तुम्हारा आरएनए का स्ट्रैंड, पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो होता है, यस और नो? अपने आप हवा में थोड़ी बनने वाला चीजें, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी तो होगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना तो पड़ेगा हमको, तोड़ना पड़ेगा ना। तो डीएनए आरएनए हाइब्रिड को हमको अलग करना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज हमको सिर्फ आरएनए का ओरिजिनल मॉलिक्यूल चाहिए, हमको डीएनए आरएनए का हाइब्रिड नहीं चाहिए, हमको एमआरएनए ही चाहिए सिर्फ। तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ दूंगा। इतना ही बताया मैंने, और कुछ नहीं बताया। अब समझा मॉलिक्यूल डिसोसिएशन मतलब क्या है? डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल डिसोसिएशन, डिसोसिएट मतलब अलग कर दो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ पे लिखा है when RNA polymerase reaches the terminator signal on the DNA, it leaves DNA and fully formed mRNA primary transcript is released। देखो बच्चों लोग, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि ये इमेच्योर है तुम्हारा एमआरएनए, इमेच्योर। बताया था ना मैंने, बताया था कि नहीं बताया था कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है एक इमेच्योर एमआरएनए बनता है जिसपे इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन सब कुछ है, यस और नो? बताया था कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या फिर इमेच्योर आरएनए, दो नाम है उसके। एक तो उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलो या तो उसको बोलो इमेच्योर एमआरएनए, जो आपको इजी लगता है वो ले लो नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। As the mRNA grows, the transcribed region of DNA molecule becomes spirally coiled and attains regains deep double helical form.
बेटा हमने जो डीएनए को खोल खोल के रखा हुआ था ताकि आरएनए उस पे बनता जाए, ये हमने जो कार्यक्रम किया हुआ था, अब डीएनए तो हमेशा खुला हुआ स्टेज में तो नहीं रह सकता ना, डीएनए वापस से कॉइल होते जाएगा। मतलब अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे बताऊं, जस्ट अ मिनट, अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे ये चीज बताऊं, देखो देखो, आरएनए पॉलीमरेज ने इस वाले एरिया को खोला, इस वाले एरिया को खोला, देखो ये वाला चीजें बन गई, वापस से कॉइल हो गया, देखो ये वाला कॉइल हो गया वापस से, मतलब आगे आगे अनकॉइल होगा, पीछे पीछे कॉइलिंग होगा। समझा? समझा? वापस से देखो, आरएनए पॉलीमरेज ने खोला, जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा, पीछे वाली चीजें कॉइल हो गई, पीछे वाला डीएनए कॉइल हो गया, वापस पीछे वाला डीएनए कॉइल हो गया। मतलब क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ लोकल अनवाइंडिंग करता है, पीछे वाला मॉलिक्यूल अपने आप कॉइल होते जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? सिंपल है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। एज द एमआरएनए ग्रोज, द ट्रांसक्राइब्ड रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बिकम्स स्पाइरली कॉइल्ड एंड अटेन्स रीगेन्स। रीगेन्स लिखा है, रीगेन्स का मतलब क्या होता है? वापस से गेन कर लेना। कौन सा फॉर्म वापस से गेन कर लेना? डबल हेलिकल फॉर्म। समझ में आया चुन्नू मुन्नूस? Yes, Chunnu Munnus and Tunnu Punnus, are you all understanding this? Very simple this is, nothing is difficult. चलो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, let's move ahead. In bacteria, mRNA does not require any processing because it has no introns. MCQ, very, very, very important. Very important. MCQ. तुम्हारे बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर कोई इंट्रॉन नहीं होते हैं, कोई भी इंट्रॉन नहीं होता है बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर। तो इंट्रॉन तुमको किधर पाया जाएगा? बता दो, चैट बॉक्स में बता दो, आंसर बता दो। इंट्रॉन तुमको कहाँ पे मिलेंगे? कौन से वाले डीएनए में मिलेंगे? वेरी गुड। इंट्रॉन्स तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक डीएनए में मिलेंगे। लिखो, अभी के अभी लिखो। लिख दिया तो जस्ट टाइप यो इन द चैट बॉक्स। इंट्रॉन्स तुम लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इंट्रॉन्स तुमको सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में मिलेंगे बस। मतलब प्लांट सेल में इंट्रॉन्स होंगे, एनिमल सेल में भी इंट्रॉन्स होंगे, पर क्या बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स होंगे? बैक्टीरिया के डीएनए में नहीं होंगे। ई कोलाई में इंट्रॉन्स होंगे? नहीं होंगे। इसलिए बैक्टीरिया का डीएनए को प्रोसेसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने कभी ऐसा अनुभव किया है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पार्टी में जाना है, ओके, और आप ऑलरेडी तैयार हो और आपने ऐसे कपड़े पहने हैं जो बाहर के ही है, बाहर के ही कपड़े हैं और वो चल जाएंगे पार्टी के लिए, तो आप वैसे ही निकल जाते हो ना कभी कभी पार्टी में कि ये तो घर के कपड़े नहीं है, ये तो तैयार तैयार वाले कपड़े हैं, मतलब पार्टी वाले कपड़े हैं, तो मैं ऐसे निकल जाऊंगी, ऐसे निकल जाऊंगा, विच मीन्स व्हाट कि आई नीड नॉट टू गेट रेडी स्पेशली फॉर द पार्टी। The same way, your bacterial DNA need not to get ready for the translation to happen. It is always ready. Why? Because उसमें इंट्रॉन्स ही नहीं है। समझा सबको? इंट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक्सॉन 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 है और डायरेक्टली वो ट्रांसलेशन प्रोसेस में भाग सकता है। बट हमारा यूकैरियोटिक का जो डीएनए आरएनए जो है
उसके अंदर इंट्रॉन्स भी है, एक्सॉन भी है, और हमको चाहिए क्या? हमको सिर्फ एक्सॉन चाहिए। तो जब इंट्रॉन्स होते हैं तो इंट्रॉन्स को डिलीट करने की जरूरत आती है, और हमारे ही यूकैरियोटिक डीएनए में ही हम लोगों को आरएनए की प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता होती है। तुम्हारे बैक्टीरिया के डीएनए में ये सब चीजें नहीं होती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सिंपल चीजें सिंपल तरीके से एकदम आसानी से धीरे धीरे बता रहा हूं। नहीं समझ में आ रहा है, आस्क मी द क्वेश्चन, आई एम रेडी टू आंसर, बट डोंट सिट एंड लिसन टू द प्रवचन। ठीक है, चलो। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन बैक्टीरिया mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग बिकॉज इट हैज नो इंट्रॉन्स. Prokaryotes possesses only one type of RNA polymerase. In eukaryotes, there are 3 types of RNA polymerases. बेटा, ये और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि प्रोकैरियोट के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है, बट यूकैरियोट्स के अंदर 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेजेस हैं। क्यों हो सकता है? बिकॉज यूकैरियोट्स के अंदर 3 प्रकार के तो आरएनए भी तो होते हैं। एक होता है mRNA, एक होता है rRNA, एक होता है tRNA, yes और no. mRNA stands for messenger RNA, rRNA stands for ribosomal RNA, and tRNA stands for transfer RNA. So mRNA messenger RNA, rRNA ribosomal RNA, tRNA transfer RNA. तो ये 3 RNAs को बनाने के लिए यूकैरियोटिक सेल में 3 पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी ना। पॉलीमरेज 1 कुछ एक बनाएगा, पॉलीमरेज 2 कुछ एक बनाएगा, पॉलीमरेज 3 कुछ एक बनाएगा, विच मींस व्हाट कि इतने सारे आरएनए पॉलीमरेजेस की जरूरत क्यों आन पड़ी? बिकॉज इतने सारे आरएनए के टाइप्स हमारे यूकैरियोट्स में होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं है। समझ में आया? ड्रॉपर हार्ट। प्रोकैरियोट के पास में सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है। यूकैरियोट्स में 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, इसलिए 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेजेस भी है। आरएनए पॉलीमरेजेस 1 transcribes rRNA, RNA polymerase 2 transcribe mRNA and heterogeneous nuclear RNA or hnRNA, and RNA polymerase 3 is responsible for transcription of tRNA and small nuclear RNA snRNA. ये सारी चीजों में से आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या सेक्रेट करता है, क्या 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 बनाने में कोशिश करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाने में कोशिश करता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाने में क्या कोशिश करता है। एमसीक्यू में इसमें से कुछ भी आ सकता है। इज दैट क्लियर? दिस इज एन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। आई विल मार्क दिस पैराग्राफ विद द कलर, येलो कलर। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। ठीक है एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बैक्टीरिया के अंदर कोई भी इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में इंट्रॉन्स होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया के डीएनए में प्रोसेसिंग, बैक्टीरिया के आरएनए को प्रोसेसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। यूकैरियोटिक के आरएनए को प्रोसेसिंग करने की जरूरत है। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है, बिकॉज उसमें कोई टाइप ऑफ आरएनए नहीं होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर तुम्हारे पास में 3 प्रकार के पॉलीमरेजेस होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, क्योंकि हमारे पास में 3 प्रकार के आरएनएज होते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? mRNA, rRNA, tRNA को सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास में इतने सारे क्या है, इतने सारे तुम्हारे पास में आरएनए पॉलीमरेज अवेलेबल है ना। अभी तक हमने प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए को नहीं देखा हुआ है। प्रोसेसिंग मतलब तुम्हारा कैसे सिस्ट्रॉन रिमूव, सॉरी कैसे तुम्हारा एक्सॉन इंट्रॉन रिमूव करके एक्सॉन को ज्वाइन किया जाएगा, ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, जो कि हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अब तक हमने क्या देखा कि कैसे तुम्हारा आरएनए इमेच्योर आरएनए बना। अब वो इमेच्योर आरएनए में से इंट्रॉन्स को काट काट कर हम लोग बाहर फेंकेंगे और एक्सॉन को क्या करेंगे, चिपका देंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक हम पहुंचे हैं, समझ पा रहे हो? Okay, just do one thing. Just drop a heart in the chat box so that we can move ahead. Come on, everyone. I just want to see hearts in the chat box. Only hearts. Fine. Very good. चलो आगे बढ़ते। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर mRNA, tRNA और rRNA इज डिफाइंड एज अ जीन। मतलब जो डीएनए का सीक्वेंस तुम्हारा mRNA,
या तो टीआरएनए या तो आरआरएनए बनाने में मदद करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं चुन्नू मुन्नूस, उसको हम लोग बोलते हैं जीन। जो डीएनए का सीक्वेंस तुम्हारा कोड करने में मदद करता है, मतलब बनाने में मदद करता है तुम्हारा एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, वो वाला डीएनए का सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं जीन। ठीक है। सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन क्या होता है? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। सिस्ट्रॉन क्या है बच्चे लोग? सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। वो क्या करने वाला है? इट इज गोइंग टू बी कोडिंग द पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है चुन्नू मुन्नू? बता दो पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या है? वेरी गुड, प्रोटीन का चेन। वेरी गुड, प्रोटीन। प्रोटीन। सो प्रोटीन बनाने वाला जो डीएनए का जो लेंथ है, जो सेगमेंट है, जो सीक्वेंस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्ट्रॉन। मतलब डीएनए है, उस डीएनए के एक सेगमेंट में एक सिस्ट्रॉन होता है, और वही सिस्ट्रॉन तुम्हारा आगे जाके प्रोटीन बना सकता है। मतलब डायरेक्टली वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, पहले डीएनए आरएनए बनाएगा और आरएनए प्रोटीन बनाएगा। इज दैट क्लियर? बट जो डीएनए का सीक्वेंस तुम्हारा प्रोटीन बनाने में काम आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट्रॉन। समझा? किसको किसको समझा? जस्ट से यू। सिस्ट्रॉन समझना जरूरी है। जिसको जिसको समझा जस्ट से यू। ठीक है। अब मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होता है या पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, ये समझते हैं। A single structural gene in transcription unit is said to be monocistronic, whereas long segment of DNA having set of various structural genes in one transcription unit is referred to as polycistronic. एक एक करके मतलब समझते हैं। एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन के अंदर, आपको स्ट्रक्चरल जीन क्या है पता है ना अभी? आपको स्ट्रक्चरल जीन क्या है पता है ना अभी? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है पता है ना? बीच वाला पार्ट। यस और नो? प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। ये पता है ना आप सबको? तो एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन के अंदर, एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन अगर होगी, ध्यान से सुनो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन अगर होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक। समझ में आया? नहीं समझा? रुको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। ओके, ये एक स्ट्रक्चरल जीन है, जहां पे मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं ना, वो एक स्ट्रक्चरल जीन है। कितने स्ट्रक्चरल जीन है तुम्हारे पूरे इस डायग्राम में बता दो? बता दो। एक है ना, बराबर, वेरी गुड। सो अगर तुम्हारे एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक स्ट्रक्चरल जीन होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक। अगर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक से ज्यादा अगर स्ट्रक्चरल जीन होगी, तो मैं उसको बोलूंगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब समझा? आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है पता है? एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन चीजें होती है। वन इज कॉल्ड एज प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो अगर ऐसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सिर्फ एक स्ट्रक्चरल जीन है, हम लोग बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक। ऐसे डीएनए को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोसिस्ट्रॉनिक। बिकॉज एक स्ट्रक्चरल जीन है, तो वो एक ही प्रोटीन बनाएगा। हाँ या ना?
अगर 10 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं तो वो 10 अलग अलग प्रोटीन बनाएगा, हाँ या ना? सो मतलब अगर मोनोसिस्ट्रॉनिक डीएनए है तो एक ही प्रोटीन बनेगा, और अगर पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए है तो एक से ज्यादा प्रोटीन बनेगा। अब चमका? चमका सबको? लिखो, अभी के अभी लिखो। One transcription unit has three components: promoter, structural gene, and terminator. If there is one structural gene in a transcription unit, then the DNA is referred to as monocistronic. If there is more than one structural gene in a transcription unit, then that is called as polycistronic DNA. Monocistronic DNA is going to synthesize one protein, and polycistronic DNA is going to synthesize many proteins, more than one protein. Why? Because there are many structural genes. मतलब बेसिकली स्ट्रक्चरल जीन आगे जाके क्या बनाने वाला है? प्रोटीन। समझ में आया? सो डीएनए आगे जाके आरएनए बनाएगा, आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाएगा। मतलब 10 स्ट्रक्चरल जीन है तो 10 तुम्हारे आरएनए बनेंगे और 10 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनेंगे। पर अगर एक स्ट्रक्चरल जीन है तो एक ही आरएनए बनेगा और एक ही प्रकार का प्रोटीन बनेगा। इज दैट क्लियर? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स एवरीवन।